रही भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता, प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान हमारे साथ हैं। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हर हर महादेव। नाजिया जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सरकार के लिए कोई बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, कानून पर रोक तो नहीं लगाई गई, प्रावधानों को लेकर कुछ सवाल उठे हैं। फिलहाल 1 हफ्ते का समय सरकार को दिया गया है, तब तक वक्फ बोर्ड में, वक्फ काउंसिल में कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकती है। यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आतंकी और जिहादी लोगों के लिए तो वक्फ एक बहाना था, दंगा भड़काना था। पश्चिम बंगाल में संविधान हटा करके शरिया इंप्लीमेंट करवाना था, आतंकियों को रोटी बोटी दिलवाना था। ये तो एक साधारण सी बात है जो सबके समझ में आ गई। अब आती है बात आर्टिकल 254 की। आर्टिकल 254 हमारे भारत के संविधान का, विशाल जी, ये साफ लफ्जों में कहता है कि अगर कोई राज्य सरकार कोई कानून बनाती है विधानसभा से बैठ करके, तो डिस्ट्रिक्ट उसको इनकार नहीं कर सकता। उसी तरीके से आर्टिकल 254 के माध्यम से अगर केंद्र की सरकार कोई बिल पास करती है लोकसभा और राज्यसभा से, तो उसको कोई स्टेट इनकार नहीं कर सकता। पर हमने बहुत लुंगी डांस देखा। अब बात आती है कि मैं एक एक मिनट का हेयरिंग का पेपर लेकर के बैठी हुई हूं। अब यहाँ पर वक्फ बाय यूजर पर बात हुई है। यहाँ पर जो असदुद्दीन अवैसी या जितने भी जो हमारे मुसलमान धर्म के ठेकेदार हैं, शांतिपूर्ण समुदाय के जो ठेकेदार हैं भारत में, वो जो याचिका दायर किए थे, उन्होंने याचिका में अपना प्रेयर ये डाला था कि वक्फ नए संशोधन बिल पर स्टे लग जाए। लेकिन हमने अंदर में क्या देखा? हमने देखा जामा मस्जिद पर बात हो रही है, वक्फ आल औलाद पर बात हो रही है, उसके बाद फिर एएसआई पर बात हो रही है, उसके बाद फिर जो सरकारी प्रॉपर्टी है उस पर बात हो रही है। लेकिन स्टे पर तो ना सिंघवी जी ने बात किया, ना ही कपिल सिब्बल ने बात किया। दूसरी बात आती है कि नए संशोधन बिल में जब 2 सर्कल ऑफिसर या कलेक्टर हिंदू को डालने की बात हो रही थी, तो शांतिपूर्ण समुदाय ने मातम किया। लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका के भीतर ये जो जितने भी याचिकाकर्ता थे, इंक्लूडिंग असदुद्दीन अवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन्होंने वकील हिंदू ही रखा है। अब चाहे अभी मनु सिंघवी जी हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, सबका विश्वास जो था वो हिंदुओं के इंटेलिजेंट माइंड पर ही था और हिंदुओं की मानसिकता पर ही था। सारे मुसलमान वकील मर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन हो गया, या असदुद्दीन अवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमान वकीलों पर विश्वास नहीं था। अब आती है टू दी पॉइंट वाली बात। टू दी पॉइंट वाली बात ये आती है कि चीफ जस्टिस ऑफ भारत खन्ना जी ने पूछा कि आप तो वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है दिल्ली हाई कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद बना देता है और उसको भी क्लेम कर देता है, उसके बाद ओबराय होटल को क्लेम कर देता है, अंबानी के हाउस को क्लेम कर देता है, ईडन गार्डन को क्लेम कर देता है, गवर्नर हाउस को क्लेम कर देता है। ये तो नहीं चलेगा। इसके लिए तो जस्टिस खन्ना भी परेशान दिखाई दिए हैं और 2 टोक उन्होंने कहा है कि जब तक सर्कल ऑफिसर और कलेक्टर इस बात की जांच पड़ताल ना कर ले कि ये प्रॉपर्टी सरकार के अंदर की है या वक्फ बोर्ड की है, इस पर वक्फ बोर्ड कोई भी किसी भी तरीके का धावा नहीं बोल सकता है। तो ये तो जो बिल पास हुआ वही बात जस्टिस खन्ना ने भी दोहराया। अब आती है बात कि जस्टिस खन्ना ने जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था उस पर जब सिब्बल ने बात उठाया, तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के बारे में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि जो कोई भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई के सर्वे में के भीतर आता है, वो वक्फ बोर्ड उसको अपना नहीं बोल सकता। और सेम बात जस्टिस खन्ना ने भी बोली। अब आती है बात कि जब सिब्बल और मनु सिंघवी जी चिल्ला रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी, आप एएसआई के भीतर जो चीजें आती हैं हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद सिब्बल जी थोड़े से शांत हुए और उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है सिर्फ वही तो
लेकिन कपिल सिब्बल जी शायद असदुद्दीन अवैसी की तरह विदेश की डिग्री रखते हैं, इसलिए उनको पता नहीं है कि 1861 में ही एएसआई संगठन हो चुका था, एएसआई बन चुका था। तो 1861 से पहले की जो जमीनें हैं जिस पर वक्फ बोर्ड अपना धावा बोला है, बोलते रहो, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बिंदु जो है, जो सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, वक्फ आल औलाद, तो मुझे लगता है गृह मंत्री जी ने बिल्कुल सर्वोच्च न्यायपालिका में एसजी मेहता जी ने भी क्लियर किया और हमारे गृह मंत्री जी ने लोकतंत्र के मंदिर में भी क्लेम किया कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले आप अपने बच्चों को दो, अपनी बेटी को, अपने बेटों को दो, और उसके बाद फिर आप वक्फ प्रॉपर्टी जिसको क्लेम कर रहे हो उसके डॉक्यूमेंट दिखा दो। इसमें दिक्कत कहां पर है? तो बिंदु बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इवन जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस ऑफ भारत, ने ये भी बता दिया कि जो हिंदू कलेक्टर या सर्कल ऑफिसर रखा जा रहा है वो हो सकता है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। तो चीजें तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है विशाल। एक प्रश्न पूछा गया कि 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा तभी वो अपनी जमीन दान कर सकता है, तभी वो वक्फ कर सकता है। तो ये सवाल पूछा गया कि साहब कैसे सरकार तय करेगी कि मैं 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं कि नहीं हूं? नहीं, बहुत खूबसूरत सवाल है। अब मैं अभी 31 मार्च को जाकर के मैं नमाज पढ़ के आई ना टीपू सुल्तान मस्जिद में, भले ही मेरे ऊपर पाकिस्तान फतवा चलाए और मुझे जाली मुसलमान टीवी चैनलों पर बोला जाए, लेकिन किसी के बाप की औकात थी कि मुझे टीपू सुल्तान मस्जिद जाकर के ईद की नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया? कोई नहीं, किसी के बाप की ताकत नहीं हुई। तो मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हुई ना, और मेरी हरकतों से, मेरी एक्टिविटी से तो ये पता चला ना कि मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं कि नहीं हूं। अब अवैसी बोलेगा कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कैसे तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो? या जो मौलवी मुल्ला बैठते हैं टीवी चैनलों पर, वो तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। अजान होती है, इफ्तार होती है, तरावी होता है, और वो न्यूज चैनल पर बैठे रहते हैं। तो इसी से समझ में आता है, और कैसे समझ में आता है? 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का मतलब होता है कि आपका लेन देन या आपका सलाह मशवरा इस्लाम के दायरे में हो, सियासत के लिए ना हो। अब जैसे सज्जाद नुमानी बैठे बैठे फतवा छोड़ते हैं, फतवा जारी करते हैं, अफीम चटवाते हैं कि कांग्रेस को वोट दो, आम आदमी पार्टी को वोट दो, तो ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थोड़ी ही कर सकता है। हमारा अल कुरान थोड़ी आपको इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप फतवा का जो तरीका है वो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल कीजिए, या अल कुरान की आयतों को आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। तो इन्हीं चीजों से समझ में आएगा, और कैसे समझ में आएगा?